हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका तनु क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक ही होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसी टाइप के आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि निम्न में कौन बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक है। ऑप्शन है आपका एरिथ्रोमाइसिन या फिर पेनिसिलिन या फिर एमिनोग्लाइकोसाइड या फिर ऑफ्लोक्सासिन। राइट आंसर आपका होगा एरिथ्रोमाइसिन। यानी एरिथ्रोमाइसिन क्या है? एक बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक है और एरिथ्रोमाइसिन का काम होता है प्रोटीन के संश्लेषण को रोक देना। ठीक है, ये प्रोटीन के संश्लेषण को रोक देता है। और एरिथ्रोमाइसिन क्या है? एक प्रकार का एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक होता है। ठीक है, इस तरह से मेरा पहला क्वेश्चन कवर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि निम्न में कौन लोकल एनास्थेटिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपका डायजिपाम या फिर प्रोकेन या फिर क्लोरामफेनिकोल या फिर पेनिसिलिन 6। राइट आंसर आपका होगा प्रोकेन। यानी प्रोकेन को एक तरह से लोकल एनास्थेटिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, उपयोग किया जाता है। लोकल एनास्थेटिक क्या होता है? ये एक ऐसा दवा का श्रेणी होता है, एक ऐसा दवा का प्रकार होता है जिसको ग्रहण करने के बाद, जिसका सेवन करने के बाद यानी शरीर में जो कोई भी दर्द होता है, पेन होता है, वो कम हो जाता है। ठीक है, किसको ग्रहण करने के बाद, किसका इस्तेमाल करने के बाद? लोकल एनास्थेटिक का। और लोकल एनास्थेटिक के रूप में प्रोकेन का इस्तेमाल किया जाता है, उपयोग किया जाता है। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो गया ऑप्शन बी। अब आगे बढ़ते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर यह पूछ रहा है कि टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक कौन है? पेनिसिलिन या फिर क्लोरामफेनिकोल या फिर टेरामाइसिन या फिर सल्फाडाइजिन। फटाफट राइट आंसर चूज करना है। इसका राइट आंसर होगा क्लोरामफेनिकोल। यानी क्लोरामफेनिकोल जो है वो एक तरह से एंटीबायोटिक है। किसमें यूज होने वाला? टाइफाइड में यूज होने वाला एंटीबायोटिक है, यानी प्रतिजैविक है। यानी क्लोरामफेनिकोल जो इस्तेमाल किया जाता है, ये तेज बुखार यानी तेज ज्वर के रूप में भी, बुखार जब आता है तब भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, या फिर एक तरह से तेज ज्वर, टाइफाइड, ये सब में इस्तेमाल किया जाता है। किसका? क्लोरामफेनिकोल का। ठीक है, इस तरह से तीसरा नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो गया ऑप्शन बी। अब आगे बढ़ते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ऑप्शन के साथ ये पूछ रहा कि निम्न में किसमें बॉन्ड COOH समूह यानी बॉन्ड COOH ग्रुप नहीं है। ठीक है, एस्पिरिन में या फिर बेंजोइक एसिड में या फिर पिक्रिक एसिड में या फिर सभी बॉन्ड COOH समूह है। ठीक है, सभी में बॉन्ड COOH समूह यानी ग्रुप पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा पिक्रिक एसिड। यानी पिक्रिक एसिड में बॉन्ड COOH समूह नहीं पाए जाते हैं, बॉन्ड COOH ग्रुप नहीं पाए जाते। ठीक है, पिक्रिक एसिड का जो नाम होता है, आयुपैक नाम, वो होता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, इसको TNPB कहते हैं। यानी पिक्रिक एसिड को क्या कहते हैं? TNPB कहते हैं। और पिक्रिक एसिड का जो यूज होता है वो दवा बनाने के लिए यूज होता है। ठीक है, इसका बहुत सारा यूज है, लेकिन इसका मेनली जो यूज होता है वो दवाई यानी औषधि बनाने के लिए यूज किया जाता है। इस तरह से चौथा क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी। अब आगे बढ़ते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ऑप्शन के साथ ये पूछ रहा है कि एस्पिरिन के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब गलत है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका एस्पिरिन एक सपावक पीरहारी यानी नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स है, या फिर यह दर्द को कम करने में प्रभावी है, या फिर यह रक्त के थक्के न बनने देने को प्रभावी है, या फिर यह तंत्रिकीय सक्रिय औषधि है। ठीक है, देखिए इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा एस्पिरिन एक सपावक पीरहारी यानी नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स है। ये बात गलत है एस्पिरिन के मुकाबले में। यानी एस्पिरिन के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? एस्पिरिन एक सपावक पीरहारी यानी नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स है, ये बात गलत है। ठीक है, इस तरह से पांचों क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो गया ऑप्शन ए। एस्पिरिन का जो सूत्र होता है वो होता है C9H8O5 C9H8O4 इसका सूत्र होता है एस्पिरिन का। ठीक है, इस तरह से पांचों क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। अब आगे बढ़ते हैं, छठा क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि बेंजीन का जो सरल सूत्र होता है, सिंपल फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? CH होता है, C2H2 होता है, या फिर C6H6 होता है, या फिर नन ऑफ दिस। देखिए इसका राइट आंसर होगा C6H6। यानी बेंजीन का जो सूत्र होता है क्या होता है? बेंजीन का सरल सूत्र यानी सिंपल फॉर्मूला क्या हो गया? C6H6। और C6H6 में क्या होगा? 6 मतलब 6 हाइड्रोजन होगा, 6 कार्बन होगा। और इसका जो अन्य नाम है, इसको बेंजोल के नाम से भी पुकारा जाता है, यानी बेंजीन को बेंजोल भी कहते हैं। और ये जो होता है ये अल्कोहल में सोल्यूबल होता है, इसको अल्कोहल में घोला जाता है। किसको? बेंजीन को अल्कोहल में घोला जा सकता है आराम से, आसानी से। ठीक है, C6H6 को। इस तरह से छठा क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो गया ऑप्शन सी। अब आगे बढ़ते हैं, सातवां क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ऑप्शन के साथ ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्रबलतम भस्म है, यानी एक तरह से जो है एक तरह से स्ट्रॉन्ग भस्म है, स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है? NH3 या फिर CH3 बॉन्ड NH2 या फिर CH3 या फिर CH3 3 बॉन्ड N। ठीक है, राइट आंसर आपको चूज करना। सातवां नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ऑप्शन के साथ देखिए
इसका राइट आंसर होगा CH3 बॉन्ड NH2, यानी CH3 बॉन्ड NH2 जो है ये प्रबलतम भस्म यानी स्ट्रॉन्ग बेस है, CH3 बॉन्ड NH2। इस तरह से 7वां क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी। अब आगे बढ़ते हैं, 8वां क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ऑप्शन के साथ ये पूछ रहा है कि एनिलीन में पाई बॉन्डों की संख्या कितनी होती है, यानी पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड जो आप पढ़ चुके हैं, पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होती है एनिलीन में, ठीक है। 8वां नंबर क्वेश्चन आपको यही पूछ रहा है। देखिए एनिलीन का जो सूत्र होता है वो होता है C6H5NH। ये किसका सूत्र होता है, एनिलीन का सूत्र होता है। और इसमें जो बॉन्ड पाए जाते हैं इसको आप एक तरह से खोल करके ड्राइव कीजिएगा, इसको पूरा तरह से बॉन्ड के रूप में दर्शाइएगा तो आपको 3 पाई बॉन्ड मिलेगा। कितना पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड मिलेगा, ठीक है। इस तरह से राइट आंसर आपका हो गया 3, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होता है 8वां नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, 9वां नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर। कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन खुला हुआ, ठीक है। और 9वां नंबर क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि बॉन्ड CONH2 ग्रुप यानी बॉन्ड CONH2 समूह को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एमिडो ग्रुप या फिर एमिनो ग्रुप या फिर एमिनो ग्रुप, इमिनो ग्रुप। देखिए यहां अंतर समझना आपको, यहां एमिनो ग्रुप है, यहां इमिनो ग्रुप है, ठीक है, या फिर कार्बाइल एमिन। राइट आंसर आपको चूज करना। 9वां नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ऑप्शन के साथ देखिए, इसका राइट आंसर होगा वो होगा एमिडो ग्रुप, यानी बॉन्ड CONH2 ग्रुप जो है क्या कहा जाता है, इसको एमिडो ग्रुप कहा जाता है। इस तरह से 9 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। अब आगे बढ़ते हैं, 10वां नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर यह पूछ रहा है कि C2H5NH2 का आयुपेक नाम क्या होता है, यानी आयुपेक जो नाम होता है जिसको नोमेनक्लेचर आप लोग जो पढ़ चुके हैं, तो C6H5NH2 का नोमेनक्लेचर क्या होता है, इसका आयुपेक नाम क्या होता है, ठीक है। पहला है ऑप्शन आपका इथेनामीन या फिर मिथेनामीन या फिर अमीनो इथेन या फिर इथाइल अमीन। राइट आंसर आपको चूज करना। देखिए इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा अमीनो इथेन, यानी अमीनो इथेन किसका आयुपेक नाम है, C2H5NH2 का आयुपेक नाम क्या हो गया, अमीनो इथेन। इस तरह से 10वां क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी। अब आगे बढ़ते हैं, 11वां नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ऑप्शन के साथ ये पूछ रहा है कि सी यौगिकों की चतुष्फल आकृति होती है। यह कंप्लेक्स कंपाउंड दिया हुआ आपको, कंप्लेक्स कंपाउंड है, सारे के सारे कंप्लेक्स यानी जटिल कंपाउंड है, क्योंकि यह ब्रैकेट यहां दिया हुआ, ठीक है। ये ब्रैकेट का मतलब होता है कंप्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। इसका राइट आंसर आपको चूज करना। देखिए इसका राइट आंसर होगा वो होगा NaCl4 पर पावर -2 और PdCl4 पर पावर -2। ये क्या ब्रैकेट के जो घेरा हुआ है, ब्रैकेट के जैसा, ये ब्रैकेट के जैसा घिरा हुआ, ये दर्शाता है कि ये जो है कंप्लेक्स कंपाउंड है, ठीक है। इस तरह से 11वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन डी। अब आगे बढ़ते हैं, 12वां क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ऑप्शन के साथ ये पूछ रहा है कि जब FeOH हॉल 3 सोल में NaCl का घोल मिलाया जाता है तो क्या होता है, FeOH3 बॉन्ड Fe+3 प्राप्त होता है या फिर FeOH3 या फिर हॉल Cl पर पावर -1 प्राप्त होता है या फिर FeOH3 हॉल Na+ प्राप्त होता है या फिर FeOH3 अवक्षेपित हो जाता है, ठीक है। आपको राइट आंसर चूज करना। देखिए इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा FeOH3 जो होता है वो क्या हो जाता है, अवक्षेपित हो जाता है, ठीक है। इस तरह से 12वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो गया ऑप्शन डी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, 13वां नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर यह पूछ रहा है कि निम्नलिखित में जटिल यौगिक में किसका अनुचुंबकीय आघूर्ण सबसे अधिक होता है। अनुचुंबकीय आघूर्ण सबसे अधिक किसका होता है, ये जटिल यौगिक यानी कंप्लेक्स यौगिक, कंप्लेक्स कंपाउंड में अभी बता रहा हूं आपको कि जो भी ब्रैकेट के रूप में घिरा हुआ रहेगा उसको क्या कहेंगे, कंप्लेक्स कंपाउंड यानी जटिल, कंप्लेक्स कंपाउंड यानी एक तरह से जटिल यौगिक को दर्शाता है, ठीक है। आपको राइट आंसर चूज करना। 13वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो होगा FeH2O हॉल 6 हॉल Cl2, यानी राइट आंसर क्या हो गया ऑप्शन बी। 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया ऑप्शन बी, यानी जटिल यौगिक में किसका अनुचुंबकीय आघूर्ण सबसे अधिक होगा तो किसका होगा, यानी FeH2O हॉल 6 हॉल Cl2, यानी ब्रैकेट के जैसा आपको घिरा हुआ यह कंप्लेक्स कंपाउंड का अनुचुंबकीय आघूर्ण सबसे अधिक होगा ऑप्शन बी वाला, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब आगे बढ़ते हैं 14वां नंबर क्वेश्चन की ओर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट करें। यहां आपको पूछा जा रहा है कि मालाकाइट आप मैट्रिक स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हैं, 10th में भी पढ़ चुके हैं मालाकाइट के बारे में। यहां आपको पूछा जा रहा है कि मालाकाइट का एस का सूत्र क्या होता है, Fe3O4 या फिर MnO3O4 या फिर NiAs या फिर CuOH हॉल 2 CuCO3। फटाफट राइट आंसर चूज करना। देखिए इसका राइट आंसर होगा CuOH हॉल 2 CuCO3, यानी ये क्या है, मालाकाइट का एस का सूत्र है, यानी मालाकाइट का एस का सूत्र क्या हो गया, CuOH हॉल 2 CuCO3। और ये मालाकाइट किसका मतलब एस का है, तांबा धातु का एस का, किसका एस का है मालाकाइट, तांबा धातु का एस का। इस तरह से 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया
ऑप्शन डी। अब आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि इस्पात को लाल तप्त कर धीरे धीरे ठंडा करने की विधि को क्या कहते हैं। यानी इस्पात को जो होता है, एल्यूमिनियम को जो होता है, एल्यूमिनियम जिसको कहते हैं एल से सूचित करते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र यानी सिंबल जो होता है एल होता है, इसको लाल तप्त कर धीरे धीरे ठंडा करने की विधि को, मेथड को क्या कहते हैं। हार्डनिंग कहते हैं, या फिर एनिलिंग कहते हैं, या फिर टेम्परिंग कहते हैं, या फिर नाइट्राइडिंग कहते हैं। देखिए इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा एनिलिंग। यानी ये जो प्रोसेस है, ये विधि है, इसको क्या कहेंगे, एनिलिंग कहेंगे। एनिलिंग में क्या होता है, एल्यूमिनियम को, इस्पात को लाल करके तप्त करके धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। इस तरह से 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो गया ऑप्शन बी। अब आगे बढ़ते हैं 16वां नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ऑप्शन के साथ ये पूछ रहा है कि कार्बन अपचयन विधि से निष्कर्षित किया जाता है। क्या निष्कर्षित किया जाता है भाई, Cu यानी या फिर कॉपर को, या फिर एल्यूमिनियम को, या फिर फेरम यानी लोहा को, या फिर मैग्नीशियम को। फटाफट राइट आंसर चूज करना है। देखिए इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा Fe यानी फेरम यानी लोहा को क्या किया जाता है, कार्बन अपचयन विधि से निष्कर्षित किया जाता है। इसको लोहा को कार्बन अपचयन विधि से निष्कर्षित किया जाता है। इस तरह से 16वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन बाद में देखना है, पहले ऑप्शन बाद में देखना, उसके बाद सबसे पहले आपको आंसर देखना, ठीक है। उसके बाद ये जज कीजिए कि कौन सा ऑप्शन में ये आंसर दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 17वां नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ऑप्शन के साथ ये पूछ रहा है कि आग बुझाने के उपयोग में, यानी आग बुझाने के लिए इस्तेमाल जो होता है वो कौन सा पदार्थ है, ठीक है। यानी आग बुझाने के उपयोग में आने वाले पदार्थ है CHCl3 या फिर CCl4 या फिर C2H5OC2H5 या फिर C2H5OH। देखिए इसका राइट आंसर होगा CCl4। यानी CCl4 को एक तरह से किसका इस्तेमाल किया जाता है, किसमें इस्तेमाल किया जाता है इसको, CCl4 को यानी आग बुझाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। 17वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाता है, CCl4। इसका इस्तेमाल आग बुझाने के लिए किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं 18वां नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ऑप्शन के साथ ये पूछ रहा है कि अयस्क से गंधक अशुद्धि को हटाने के लिए, अयस्क से यानी अयस्क जैसे कि मालाकाइट का अयस्क पढ़े हम लोग, यानी तांबा का अयस्क किसका नाम था उसका, मालाकाइट। तो उससे मतलब गंधक यानी गंधक की अशुद्धि यानी जो एक तरह से इंप्योरिटी जो होता है उसको हटाने के लिए वायु की उपस्थिति में गर्म करने की विधि को, प्रोसेस को क्या कहते हैं। निस्तापन कहते हैं, जारन कहते हैं, या फिर प्रदर्पण कहते हैं, या फिर कोई नहीं। फटाफट राइट आंसर चूज करना है। देखिए इसको कहते हैं जारन। यानी जारन की विधि में क्या होता है कि अयस्क को मतलब एक तरह से उसका गंध को यानी अशुद्धि को हटाने के लिए वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, किसमें, जारन में, जारन प्रोसेस में, ठीक है। इस तरह से 18वां क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो गया ऑप्शन बी। अब आगे बढ़ते हैं 19वां नंबर क्वेश्चन की ओर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि निम्नलिखित में सबसे कम भास्मिक कौन है। सबसे कम भास्मिक क्या होगा, M होगा, यानी 9 कर दिया। सबसे कम भास्मिक कौन है वही आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है बोर्ड एग्जाम में। ये क्वेश्चन का राइट आंसर आपको चूज करना। 19वां नंबर क्वेश्चन आपका ऑप्शन है NCl3, NBr3 या फिर Ni3 या फिर NF3। फटाफट राइट आंसर चूज करना। देखिए इसका राइट आंसर जो होगा 19 नंबर क्वेश्चन का वो होगा Ni3। यानी Ni3 क्या है, सबसे मतलब कम भास्मिक है। सबसे कम भास्मिक कौन हो गया, Ni3, ठीक है। इस तरह से 19वां क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो गया ऑप्शन सी। अब आगे बढ़ते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन की ओर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बच्चा वाला क्वेश्चन है। ये आपको पूछ रहा है कि H2SO4 क्या है, अम्ल है, भस्म है, या फिर क्षार है, या फिर लवण है, एसिड है, बेस है, या फिर लवण यानी साल्ट है, ठीक है। H2SO4। देखिए इसका राइट आंसर हो जाता है आपका अम्ल यानी एसिड है। ये क्या है, एसिड है। ये क्या है, एसिड है। H2SO4 क्या है, एसिड यानी अम्ल है। 20वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन ए। अब आगे बढ़ते हैं 21वां नंबर क्वेश्चन की ओर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O है। नाइट्रस ऑक्साइड क्या है भाई, अम्लीय है, क्षारीय है, या फिर उदासीन है, या फिर उभयधर्मी है। यही आपको पूछा जा रहा है N2O के बारे में, नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में। 21वां नंबर क्वेश्चन देखिए, ये जो है ये उदासीन यानी न्यूट्रल होता है। ये क्या होता है, न्यूट्रल यानी उदासीन होता है। इस तरह से N2O का क्या होगा, उदासीन होगा, न्यूट्रल होगा। इस तरह से 21वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन सी। अब आगे बढ़ते हैं 22वां नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ऑप्शन के साथ ये पूछ रहा है कि नाइट्रिक ऑक्साइड, क्या नाइट्रिक ऑक्साइड का वायु द्वारा ऑक्सीकरण करने पर प्राप्त लाल भूरे गैस का सूत्र क्या होता है, N2O5 या फिर N2O या फिर NO2 या फिर N2O3। फटाफट राइट आंसर चूज करना। इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा NO2। यानी NO2 क्या होगा, एक तरह से 22वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, NO2। यानी नाइट्रिक ऑक्साइड का वायु द्वारा ऑक्सीकरण करने पर प्राप्त लाल भूरे गैस का जो सूत्र होगा वो क्या होगा, NO2, ठीक है। इस तरह से 22वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो गया ऑप्शन सी। अब आगे बढ़ते हैं 23वां नंबर क्वेश्चन आपको ये पूछ रहा है कि उपधातु है, यानी उपधातु मेटलॉइड्स के
बारे में आपको पूछा जा रहा है, यानी मेटोलाइट्स का यहाँ एक तरह से उदाहरण दिया गया है, 4 में से एक वो आपको निकालना है, कौन उपधातु है वो आपको निकालना है, ठीक है, सल्फर या फिर एंटीमनी या फिर फास्फोरस या फिर बोरॉन, ठीक है, फटाफट राइट आंसर चूज करना। 23वां नंबर क्वेश्चन आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा Sb, यानी Sb क्या है, ये उपधातु है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होता है इसका। उपधातु कौन है, Sb यानी एंटीमनी, जिसको क्या कहते हैं, एंटीमनी कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, 24वां नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ऑप्शन के साथ ये पूछ रहा है कि स्टार्च की मोनोमेरिक इकाई क्या है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज या फिर ग्लूकोज व फ्रुक्टोज या फिर मैनोज, फटाफट राइट आंसर चूज करना। देखिए इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ग्लूकोज, यानी स्टार्च की मोनोमेरिक इकाई को क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, 24वां क्वेश्चन मेरा कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 25वां नंबर क्वेश्चन की ओर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि सबसे सामान्य डाइसैकेराइड का अणुसूत्र क्या होता है, C12H22O11 या फिर C4H18O9 या फिर C10H12H20 या फिर O11 या फिर C18H32O11, फटाफट राइट आंसर चूज करना है। यानी सामान्य यानी जनरल डाइसैकेराइड का अणुसूत्र आपको पूछा जा रहा है। देखिए जनरल जो डाइसैकेराइड होगा वो होगा C12H22O11। C12H22O11 क्या है, मतलब सामान्य डाइसैकेराइड का अणुसूत्र होता है। ऑप्शन ए 25वां नंबर क्वेश्चन का राइट होता है। अब आगे बढ़ते हैं, 26वां नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ऑप्शन के साथ ये पूछ रहा है कि कौन कार्बोहाइड्रेट्स वनस्पति कोशिका का आवश्यक घटक है, स्टार्च, सेल्यूलोज या फिर सुक्रोज या फिर विटामिन, फटाफट राइट आंसर चूज करना आप लोग को मन में कि कौन कार्बोहाइड्रेट्स वनस्पति कोशिका का आवश्यक घटक होता है। 26वां क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाता है सेल्यूलोज, यानी सेल्यूलोज क्या है, मतलब एक तरह से कार्बोहाइड्रेट्स वनस्पति कोशिका का आवश्यक घटक है, कौन, सेल्यूलोज। इस तरह से 26वां क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो गया ऑप्शन बी। अब आगे बढ़ते हैं, 27वां नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ऑप्शन के साथ ये पूछ रहा है कि रक्त में ग्लूकोज निर्धारित किया जा सकता है या फिर बेनेडिक्ट का विलयन के द्वारा या फिर टोलन अभिक्रिया के साथ या फिर ब्रोमीन जल के साथ या फिर क्षारीय आयोडीन विलयन, यानी रक्त में जो एक तरह से ग्लूकोज का निर्धारण किया जाता है वो कैसे किया जाता है, जैसे कि ब्लड शुगर यानी निकालता है जो निर्धारण करके लैब में, वो कैसे निकालता है। देखिए ये निकालता है बेनेडिक्ट का विलयन से। बेनेडिक्ट का विलयन के द्वारा क्या निकाला जाता है, मतलब रक्त में ग्लूकोज का निर्धारण किया जाता है कि रक्त में कितना ग्लूकोज उपस्थित है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन कवर कर रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। और ये क्वेश्चन से रिपीटेशन किया हुआ क्वेश्चन है और इसी ये क्वेश्चन रिपीटेशन किया हुआ, मतलब रिपीटेशन का मतलब ये होता है कि बार बार पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा होता है कि उसी को मतलब 1 साल के बाद 2 साल के बाद दोहरा दिया जाता है, ठीक है। इसलिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। अब आगे बढ़ते हैं, 27वां नंबर क्वेश्चन मेरा कवर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं 28वां नंबर क्वेश्चन की ओर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है कि निम्न में से कौन शर्करा डाइसैकेराइड्स नहीं है, लैक्टोज या फिर गैलेक्टोज या फिर सुक्रोज या फिर माल्टोज। डाइसैकेराइड यानी कौन शर्करा डाइसैकेराइड्स नहीं है, डाइसैकेराइड के बारे में आपको पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपका राइट आंसर चूज करना है। देखिए राइट आंसर होगा वो होगा गैलेक्टोज, यानी गैलेक्टोज क्या है, एक तरह से डाइसैकेराइड नहीं है। बाकी लैक्टोज, सुक्रोज और माल्टोज जो वो क्या है, डाइसैकेराइड है। इस तरह से 28वां क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो गया, गैलेक्टोज यानी ऑप्शन बी। अब आगे बढ़ते हैं, 29वां नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ऑप्शन के साथ ये पूछ रहा है कि संक्रमण तत्वों के द्वारा अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित हो सकते हैं, कितना हो सकते हैं, +7 या फिर +8 या फिर +6 या फिर +5। 29वां नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर यही पूछ रहा है कि संक्रमण तत्वों यानी संक्रमण तत्वों की जो श्रेणी पढ़े आप लोग, वो एक तरह से ब्लॉक जो पढ़े उसी के द्वारा मतलब जो होता है अधिकतम ऑक्सीकरण की अवस्था यानी अधिकतम ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रदर्शित कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं वही आपको पूछा जा रहा है। देखिए ये जो होता है ये +8 तक प्रदर्शित करते हैं, यानी +8 तक प्रदर्शित कर सकता है किसको, यानी एक तरह से ऑक्सीकरण अवस्था को +8 तक मतलब शो कर सकता है, दर्शाया जा सकता है। इस तरह से 29वां क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो गया ऑप्शन बी। अब आगे बढ़ते हैं, 30वां नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ऑप्शन के साथ ये पूछ रहा है कि अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट रंगहीन हो जाता है क्यों, या फिर विरंजक चूर्ण से या फिर माइक्रोकोस्मिक लवण से या फिर मोर लवण से या फिर श्वेत कासिम से, फटाफट श्वेत कासिम से, ठीक है। फटाफट राइट आंसर चूज करना आप लोग को मन में, ठीक है। आप लोग को टाइम दिया जा रहा है 1, 2, 4 सेकंड का। ये क्वेश्चन आपको पूछा कि अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट रंगहीन हो जाता है। देखिए आपको फटाफट राइट आंसर चूज करना है। इसका राइट आंसर होगा मोर लवण से, यानी ज्यादा लवण से। मोर लवण से क्या हो जाता है कि अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट क्या हो जाता है, रंगहीन यानी कलरलेस हो जाता है, इसमें कोई कलर नहीं रहता है। इस तरह से 30वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। अब आगे बढ़ते हैं, 31वां क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ऑप्शन के साथ ये पूछ रहा है कि अमलगम का आवश्यक अवयव क्या है, Fe या फिर Pb या फिर Hg या फिर Cr यानी फेरम या फिर प्लम्बम या फिर हाइड्राराइजम या फिर क्रोमियम। राइट आंसर आपको चूज करना है। 31वां क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका Hg यानी पारा, यानी पारा क्या है, अम्लगम का आवश्यक अवयव है, आवश्यक फैक्टर है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं, 32वां क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ऑप्शन के साथ ये पूछ रहा है कि अमोनियम यानी अमोनियम मैग्नेट का
सूत्र क्या होता है, NH4MnO4 या फिर NH4Hal2MnO4 या फिर NH4MnO4 या फिर NH4Mn2O4। फटाफट राइट आंसर चूज करना। अमोनियम मैग्नेट का आपको सूत्र पूछा जा रहा, फॉर्मूला पूछा जा रहा 32वां क्वेश्चन का। देखिए इसका राइट आंसर होगा 32वां क्वेश्चन का राइट आंसर होगा NH4Hal2MnO4। ये क्या है, मतलब अमोनियम मैग्नेट का सूत्र होता है। इस तरह से 32वां क्वेश्चन मेरा कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 33वां क्वेश्चन की ओर। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि निम्न में कौन तत्व उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है, फेरम या फिर क्यूपरम या फिर जिंक या फिर कैल्शियम, यानी एक तरह से उभयधर्मी ऑक्साइड कौन बनाता है वही आपको पूछा जा रहा है। 33वां नंबर क्वेश्चन आपको यही पूछ रहा है, ठीक है। देखिए ये जो होगा यानी जेडन क्या बनाता है, मतलब उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है। कौन, जेडन क्या बनाएगा, तत्व। ये जेडन एक ऐसा तत्व जो क्या करेगा, उभयधर्मी ऑक्साइड का निर्माण करेगा। इस तरह से 33वां क्वेश्चन का राइट आंसर आप हो गया ऑप्शन सी। अब आगे बढ़ते 35वां क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ऑप्शन के साथ ये पूछ रहा है कि निम्न आयनों में सबसे प्रबल यानी निम्न आयनों में सबसे प्रबल अपचायक कौन है, F- या फिर Cl- या फिर Br- या फिर I- यानी प्रबल यानी एक तरह से स्ट्रॉन्ग अपचायक जो है वो कौन है, ठीक है। 34वां क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो गया I- यानी आयोडीन जो है वो एक तरह से आयोडीन जो है वो सबसे मतलब एक तरह से स्ट्रॉन्ग अपचायक होता है। अब आगे बढ़ते हैं 35वां क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ऑप्शन के साथ ये पूछ रहा है कि सेल स्थिरांक का इकाई क्या होता है। सेल स्थिरांक का इकाई आपको पूछा जा रहा है कि, या फिर ऑप्शन के साथ आपको पूछा जा रहा है कि सेल स्थिरांक का जो इकाई होता है वो आपको पूछा जा रहा है, या फिर आपको ऑप्शन है राइट आंसर चूज करना है। देखिए राइट आंसर आपको चूज करना है 35वां क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ऑप्शन के साथ। देखिए इसका राइट आंसर जो होगा यानी पर सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा, पर सेंटीमीटर, ठीक है। सेल स्थिरांक का इकाई क्या हो जाएगा, पर सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, सिंपल क्वेश्चन है ये, ऑप्शन क्या बताएं, सिंपल ये क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या होगा कि ऑप्शन सी। अब आगे बढ़ते हैं 36वां क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ऑप्शन के साथ ये पूछ रहा है कि फैराडे के जो नियम पढ़े आप लोग, दो नियम, पहला नियम और दूसरा नियम, फैराडे का नियम के बारे में आपको पूछा जा रहा है कि फैराडे का विद्युत अपघटन नियम निम्न में से किससे संबंधित है, किससे रिलेटेड है, धनायन की गति से या फिर धनायन के परमाणु भार से या फिर ऋणायन की गति से या फिर इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से। फटाफट राइट आंसर चूज करना। फैराडे का जो नियम पढ़े, पहला नियम और दूसरा नियम, वो नियम किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है, ठीक है। 36वां क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा आपका इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से, यानी इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से ये नियम रिलेटेड है। किसका नियम, फैराडे साहब का जो दो नियम है, ठीक है, किससे संबंधित है, इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से। इस तरह से 36वां क्वेश्चन का राइट आंसर आपको हो गया ऑप्शन डी। अब आगे बढ़ते हैं 37वां क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ऑप्शन के साथ ये पूछ रहा है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल में हाइड्रोजन का दहन होता है जो अत्यधिक शुद्ध जल उत्पन्न करता है, दो इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर उत्पन्न करता है, या फिर इलेक्ट्रॉन सतह से अवशोषित ऑक्सीजन निकालता है, या फिर ऊष्मा उत्पन्न करता है। 37वां क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ऑप्शन के साथ। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दो इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर उत्पन्न करता है, यानी विभव यानी वोल्टेज उत्पन्न करता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल में हाइड्रोजन का जो दहन होता है उससे क्या हो जाता है, दो इलेक्ट्रोड यानी दोनों इलेक्ट्रोड के बीच जो होता है वो विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। इस तरह से 37वां क्वेश्चन का राइट आंसर आपको आ गया ऑप्शन बी। अब आगे बढ़ते हैं 38वां नंबर क्वेश्चन की ओर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि तापमान में वृद्धि के साथ धातु की चालकता क्या होती है, बढ़ती है, घटती है, या फिर अपरिवर्तित रहती है, या फिर दुगुनी हो जाती है। तापमान में अगर वृद्धि होगा जो तो धातु की जो चालकता होती है, जो एक तरह से वो चालकता का मतलब क्या होता है कि वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को पास करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को पास करेगा। अगर तापमान अगर बढ़ा दिए किसी धातु का तो उसमें क्या होगा, चालकता घट जाती है। क्या हो जाती है, चालकता घट जाती है। इस तरह से 38वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो क्या हो गया ऑप्शन बी। अब आगे बढ़ते हैं 39वां क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर यह पूछ रहा है कि क्लोरम यानी क्लोरोफॉर्म बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, मिथेनॉल से या फिर मिथेनॉल से या फिर प्रोपेन 1 ऑल से या फिर प्रोपेन 2 ऑल से। यहाँ मिथेनॉल है, यहाँ क्या है, मिथेनॉल है या मिथेनॉल है, ठीक है। अंतर आपको समझना है। आयुपेक नाम हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी नोमेनक्लेचर में हल्का सा भी एक वर्ड का भी एक तरह से एक लेटर का भी अंतर होता है, ठीक है। एक लेटर के मतलब अंतर से मतलब अलग अलग यौगिक दर्शाए जाते हैं, ठीक है। 39वां क्वेश्चन आपको ये पूछ रहा है कि क्लोरोफॉर्म बनाया कैसे जाता है, कैसे बनाया जाता है, किससे, ठीक है। 40वां क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो आपको चूज करना है। देखिए इसका राइट आंसर जो होगा प्रोपेन 2 ऑल, यानी प्रोपेन 2 ऑल से क्या बनाया जाता है, क्लोरोफॉर्म किससे बनाया जाता है, प्रोपेन 2 ऑल से बनाया जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 40वां क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ऑप्शन के साथ ये पूछ रहा है कि आयोडोफॉर्म को सिल्वर पाउडर के साथ गर्म करने से बनता है, क्या बनता है भाई, एसिटिलीन बनता है, इथिलीन बनता है, या फिर मीथेन बनता है, या फिर इथेन बनता है। फटाफट राइट आंसर चूज करना है 40वां क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ऑप्शन के साथ। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एसिटिलीन। क्या होगा, एसिटिलीन, यानी आयोडोफॉर्म को सिल्वर पाउडर के साथ गर्म करने पर क्या बनेगा, एसिटिलीन बनेगा। इस तरह से 40वां क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन ए। अब आगे बढ़ते हैं 41वां क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ऑप्शन के साथ ये पूछ रहा है कि अग्निशामक में उपयोग लाए जाने वाले हैलोजन यौगिक है, यानी हैलोजन कंपाउंड कौन कौन है भाई, CCl4 या फिर CH या फिर CH3C1 या फिर COCl2। फटाफट राइट आंसर चूज करना है। अग्निशामक जो होता है, यानी अग्निशामक जो गाड़ी होती है, जो एक तरह से आग लग जाने पर वो जाकर के एक तरह से केमिकल को जो यूज किया जाता है, जो उपयोग करता है, उसमें कौन सा यौगिक होता है, यानी हैलोजन यौगिक होता है। और यौगिक मतलब
मतलब एक तरह से ये जो उपयोग में लाए जाते हैं, कौन सा एक तरह से अग्निशामक में उपयोग में लाए जाने वाले हैलोजन यौगिक कौन से होते हैं, ठीक है। जो ऑप्शन आपका दिया जा रहा है, देखिए इसका राइट आंसर होगा CCl4, यानी CCl4 को किस में इस्तेमाल किया जाता है, किसमें, अग्निशामक यंत्र में, यानी अग्निशामक यानी आग को बुझाने के लिए किसका इस्तेमाल होता है, CCl4 का। इस तरह से 41वां क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। अब आगे बढ़ते 42वां क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ऑप्शन के साथ, सिंपल क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आप मैट्रिक स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हैं। यहाँ आपको पूछा जा रहा है कि आंसू गैस यानी टीयर गैस का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है, रासायनिक सूत्र यानी केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, COCl2 या फिर CO2 या फिर Cl2 या फिर CCl3 या फिर NO2। फटाफट राइट आंसर चूज करना। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा CCl3NO2, यानी कि ये क्या होता है कि टीयर गैस यानी एक तरह से आंसू गैस का रासायनिक सूत्र यानी केमिकल फॉर्मूला होता है। इस तरह से 42वां क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। अब आगे बढ़ते 43वां क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ऑप्शन के साथ ये पूछ रहा है कि एथिल अल्कोहल के साथ NaOH की उपस्थिति में क्लोरीन अभिक्रिया से क्या बनता है, CH3C1 बनता है या फिर C2H5Cl बनता है या फिर CCl3CHO बनता है या फिर CHCl3 बनता है। फटाफट राइट आंसर चूज करना है। 43वां क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ऑप्शन के साथ, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा CHCl3, यानी CHCl3 कब बनता है, एथिल अल्कोहल के साथ NaOH को, यानी सॉरी NaOH को एक तरह से एथिल अल्कोहल के साथ NaOH की उपस्थिति में क्लोरीन अभिक्रिया करने से, यानी क्लोरीन अभिक्रिया करने से बनाता है, क्या बनाता है भाई, CHCl3 बनाता है। इस तरह से 43वां क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन डी। अब आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि निम्न में कौन प्रतिमीह यानी एंटीफ्रीज के रूप में कार्य करता है, यानी एंटीफ्रीज की तरह कार्य कौन करता है, ग्लाइकोल या फिर एथिल अल्कोहल या फिर जल या फिर मेथिल अल्कोहल। फटाफट राइट आंसर चूज करना है। 44वां क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, देखिए ये होगा आपका ग्लाइकोल, यानी ग्लाइकोल जो होता है एंटीफ्रीज की तरह कार्य करता है, यानी एंटीफ्रीज की तरह वर्क कौन करता है भाई, ग्लाइकोल। इस तरह से 44वां क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन ए। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ आपको पूछा जा रहा है विक्टर मेयर परीक्षण, यानी विक्टर मेयर जो टेस्ट होता है ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन से बार बार पूछे गए हैं विक्टर मेयर के बारे में। अब विक्टर मेयर परीक्षण क्या देता है, क्या रिजल्ट आता है इसमें, वही आपको पूछा जा रहा है। CH3 या फिर C2H5OH या फिर CH3 या फिर CH3 फटाफट राइट आंसर चूज करना है। विक्टर मेयर परीक्षण यानी विक्टर मेयर टेस्ट में जो रिजल्ट निकलता है, जो परिणाम निकलता है, जो देता है विक्टर मेयर परीक्षण, वही आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। देखिए विक्टर मेयर परीक्षण में जो एक तरह से देता है वो क्या देता है, CH3 देता है, यानी ये क्या देता है, CH3 यानी पहला वाला कंपाउंड, यानी ऑप्शन ए वाला जो कंपाउंड दिया है यही कंपाउंड बनता है किसमें, विक्टर मेयर परीक्षण में। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल कितना क्वेश्चन कवर किया, 45 क्वेश्चन कवर किए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम के एक तरह से दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है और इसी टाइप के आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। जितने भी क्वेश्चन हम कराए और ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेशन किया गया है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है और इसी टाइप के जो एक तरह से बोर्ड एग्जाम में और बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तरह से बोर्ड एग्जाम के अलावा बहुत सारे जो भी कंपटीशन लेवल का एग्जाम होते हैं उसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग से चाहूंगा कि आप लोग एक तरह से कमेंट कीजिए कि एक तरह से कहीं भी अगर तो शक, एक तरह से कहीं भी अगर एक तरह से ये होता है कि ये क्वेश्चन ये है, मतलब कहीं भी एक तरह से आप लोग को कॉन्फिडेंस लगता है कि ये क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा, तो प्लीज कमेंट करें, क्योंकि कमेंट सेक्शन आप लोग का खुला हुआ है, ठीक है। कमेंट कर सकते हैं, आप लोग को रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चन कवर किए इसमें अभी, तो सारे के सारे क्वेश्चन को एक तरह से नोट बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और केमिस्ट्री में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एक तरह से बदलते नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी MCQ, ठीक है। और ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन ज्यादा मतलब चेंजिंग नहीं किए जाते, ठीक है। और ये एस्पिरिन जो होता है कहीं कहीं मतलब आयुपेक नाम आया, वो सब कुछ चेंज किया जा सकता है, लेकिन जो होता है जैसे कि निम्न में कौन बैक रेडियोस्टैटिक एंटीबायोटिक है, ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन इसी टाइप का आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। इसलिए टोटल कितना क्वेश्चन कवर किया, 45 क्वेश्चन कवर किए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इसी टाइप के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को विजिट कर लें, अगर चैनल अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको पूरी तरह से तैयारी कराई जाती है, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।